जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कल हमने डीसी मशीन की या डीसी मोटर की ब्रेकिंग का सिस्टम देखा। ब्रेकिंग का सिस्टम मैंने आपको 3 टाइप का बताया। एक है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, दूसरी थी रिहोस्टेटिक, रिहोस्टेटिक का ही दूसरा नाम था डायनेमिक ब्रेकिंग, और तीसरी क्या थी, प्लगिंग या रिवर्स करंट ब्रेकिंग। रिहोस्टेटिक में ही एक नाम लिख लीजिएगा, डायनेमिक, डायनेमिक ब्रेकिंग उसको बोलते हैं। आज का ये हमारा डीसी मशीन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम आप लोग को न्यूमेरिकल बताएंगे, केवल और केवल न्यूमेरिकल। जनरेटर मोटर सबके होंगे इसमें, ठीक है। और काफ़ी ये हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ठीक है। तो कैलकुलेटर अपना लेकर के बैठ जाइए। एक चीज़ हमें सिर्फ और बताना था, वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ इसको करने से पहले। जो डायनेमिक या रिहोस्टेटिक ब्रेकिंग थी, यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है, मैंने आपको बताया था सभी ब्रेकिंग में जब आप आर्मेचर करंट डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फील्ड की भी रिवर्स हो गई तो टार्क इज इक्वल टू होता है फाई इंटू आई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये रिवर्स हुआ तब तो टार्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, या ये रिवर्स हुआ तब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर दोनों रिवर्स हो गए तो टार्क वही रहेगा, मतलब मोटर चलती रहेगी, ब्रेक नहीं लगेगा। तो जब आप रिहोस्टेटिक ब्रेकिंग करेंगे सीरीज मोटर में, खास करके सीरीज में क्या था, आपने ये सप्लाई लिया, ऐसे मोटर, ये है सीरीज रेजिस्टेंस, ये है आर्मेचर, ठीक, ये है टर्मिनल वोल्टेज। थोड़ी देर के लिए इसको S1 S2 टर्मिनल लिख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। नॉर्मल मोटर ऑपरेशन चल रहा है, मोटर इधर घूम रही है मान लेते हैं, तो करंट डायरेक्शन ऐसे है। जब आप इसमें सप्लाई रिहोस्टेटिक ब्रेकिंग करेंगे, मतलब सप्लाई वोल्टेज हटा करके एक रेजिस्टेंस आपने ऐड कर दिया इसकी जगह, ऐसे। अब ध्यान से देखिएगा केवल, ये S1 S2 RA, यहां पर जैसे ही आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया करंट ऐसे फ्लो हुई, तो IA की वैल्यू इधर भी रिवर्स हो गई और यहां भी रिवर्स हो गई। करंट S2 से S1 में जा रही है, जबकि आने किससे चाहिए, S1 से S2, क्योंकि फील्ड में आपको चेंज नहीं करना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आपको यहां पर प्रिकॉशन क्या लेना है कि जब भी आप रिहोस्टेटिक ब्रेकिंग सीरीज में करेंगे तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि फील्ड में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। फील्ड में अगर S1 से S2 है तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, S1 से S2 लिखना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएं तो फील्ड के टर्मिनल भी आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने फील्ड वही रखा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बना लीजिएगा S1 और ये बना लीजिएगा S2। अब करंट आ रही है और वो S1 से S2 में जा रही है। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही दिखाएंगे ना, मतलब आपको क्या करना है, जब भी आप इसको हटा करके रेजिस्टेंस जोड़िए तो साथ में इस फील्ड के टर्मिनल को भी पलट दीजिए। जैसे ही पलटेंगे तो उसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, S1 से S2 ही रहेगी। अभी क्या है, S1 से S2, जैसे ही आपने इसको पलटा फिर भी करंट डायरेक्शन S1 से S2 ही रहेगी, ठीक है। ये आपको बताना था, ये सही है, ठीक। चलिए अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। पहला न्यूमेरिकल क्या है, रुक जाइए कैलकुलेटर ले आते हैं पहले। पहला न्यूमेरिकल क्या है, ए डीसी शंट मशीन, पढ़िए, कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। एक डीसी शंट मशीन है, जो कि मशीन है, इसका मतलब जनरेटर भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये 250 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है, यहां पर है 250 वोल्ट। एज
एंड हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग ब्रश, ब्रश को लेकर के आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.12 ओम, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट इज 100 ओम। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड एज ए जनरेटर टू द स्पीड एज ए मोटर, द लाइन करंट इन ईच केस इज 80 एम्पियर। जब ये मशीन जनरेटर की तरह काम करेगी तब स्पीड निकालना है, जब मोटर की तरह काम करेगी तब स्पीड निकालना है, और उनका रेशियो लेना है। हमें यह बताया गया है कि लाइन करंट हर एक केस में कितनी है 80 एम्पियर। तो मान लेते हैं पहले ये मोटर है, अगर लाइन करंट 80 एम्पियर है तो ध्यान दीजिए 80 एम्पियर यहां से गई, लाइन करंट वो होती है जो मोटर लाइन से ड्रा करती है सप्लाई से, ठीक। 80 एम्पियर यहां पर गई, यहां पर करंट कितनी जाएगी, यहां का वोल्टेज कितना है जो इसके पैरेलल में है 250, तो यहां पर करंट कितनी गई ISH, ISH गई 250 डिवाइडेड बाई 100, तो कितनी हो गई 2.5 एम्पियर। तो यहां पर चली गई 2.5 एम्पियर, तो इसका मतलब कि इसके अंदर कितनी गई IA की वैल्यू एज ए मोटर कितनी हो गई 80 माइनस 2.5, कितनी 77.5 एम्पियर। अब स्पीड किस पर डिपेंड करती है आपको बता दिए हैं, वो है क्या बैक EMF या जनरेटेड EMF। तो अगर ये मोटर है तो EB की वैल्यू कितनी निकलेगी 250 माइनस IARA 0.12 इंटू 77.5, कितना वैल्यू मिला 250 माइनस 0.12 इंटू 77.5, 240.7 वोल्ट, 240.7 वोल्ट। ठीक, ये क्या है मोटर के केस में। अगर यही मशीन जनरेटर होती, अगर यही मशीन जनरेटर होती तो यहां पर है टर्मिनल वोल्टेज 250 वोल्ट, लाइन करंट यहां से है 80 एम्पियर, जनरेटर में बाहर जाती, यहां पर तो जो करंट पहले थी मोटर के केस में वही इधर आती, और वो कितनी है ISH 2.5 एम्पियर। लेकिन यहां पर करंट चेंज हो जाएगी क्योंकि 2.5 उधर गई 80 इधर गई, तो इधर कितनी गई IA की वैल्यू कितनी है, ये है 0.12 एम्पी ओम, तो IA की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 80 प्लस 2.5, तो कितनी हो गई 82.5 एम्पियर। अब यहां पर जनरेट होगा EG, तो EG की वैल्यू क्या है 250 प्लस IARA, देखिए EG की वैल्यू कितनी निकली 250 प्लस 0.12 इंटू 82.5, 259.9 वोल्ट या 260 मान लीजिए। यह है जनरेटर के केस में। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। EG क्या होता है 5PNZ बाई 60A, सब कुछ तो कांस्टेंट है, संट है, इसका मतलब फ्लक्स भी कांस्टेंट है। देखिए ना दोनों के केस में ISH 2.5 एम्पियर ही निकली, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर, फील्ड में करंट बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि EG बाई EM या EB इज इक्वल टू स्पीड एज जनरेटर डिवाइडेड बाई स्पीड एज मोटर, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो रेशियो ऑफ स्पीड कितनी हो जाएगी NG बाई NM 259.9 डिवाइडेड बाई वो कितना निकला था 240.7, देखिए क्या निकला
1.07976 या 1.08। ठीक, शायद यही आपका आंसर है, 1.0797। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात। जब भी स्पीड की बात आएगी हमेशा ईएमएफ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए 200 वोल्ट शंट मोटर। 200 वोल्ट शंट मोटर है, तो ये है 200 वोल्ट मोटर है ये। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है इसका 0.4 ओम एंड नो लोड करंट इज 2 एम्पियर। नो लोड करंट है 2 एम्पियर। नो लोड का मतलब जब लोड नहीं है। ठीक है, तो इसका करंट है 2 एम्पियर। When loaded and taking an armature current of 50 ampere, the speed is 1200 rpm. Find approximately the no load speed. अच्छा, ठीक है, जब लोड नहीं है तो ये 2 एम्पियर करंट ले रही है। अब हमें शंट के बारे में तो कुछ पता है नहीं। जब शंट के बारे में कुछ नहीं पता है तो अभी इसको ना तो हम मानेंगे और इसको इग्नोर करेंगे। मतलब जो भी करंट आ रही है वो पूरी की पूरी यहां जा रही है। ठीक, हमें स्पीड निकालना है। शंट है तो फ्लक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब EB1 200 माइनस नो लोड करंट कितना है 2 एम्पियर और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.4, तो 200 माइनस 0.8 कितना हो गया 199.2, यही होगा ना वोल्ट। जब फुल लोड हो गया तो EB2 निकालिए, कितनी करंट ले रही है 50 एम्पियर, तो 200 माइनस 50 इंटू 0.4, ये कितना हो गया 180 वोल्ट, यही हो गया ना। ठीक, चलिए, तो EB1 बाई EB2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। हमें N2 दिया है, कितना दिया है 1200 आरपीएम, तो N1 कितना हो जाएगा 1200 इंटू 199.2 डिवाइडेड बाई 180। देखिए कितनी स्पीड आई, 1328, 1328 आरपीएम, ये आपका आंसर है। ठीक, शंट नहीं दिया है तो उसमें परेशान मत होइए, जो डाटा है उसी से निकालिए। आगे क्या कह रहा, थर्ड क्वेश्चन, ए 250 वोल्ट शंट मोटर ऑन नो लोड रन एट 1000 आरपीएम। 250 वोल्ट है, डीसी शंट मोटर है और नो लोड पर 1000 आरपीएम पर रन कर रही है एंड टेक्स 5 एम्पियर, और उस पर उस समय क्या कर रही है 5 एम्पियर करंट ले रही है। द टोटल आर्मेचर एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंसेज आर 0.2 एंड 250 ओम। चलिए यहां पर दे दिया गया है। ठीक, ये है 250 ओम, यहां पर 250 वोल्ट की मोटर है और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.2 ओम। Calculate the speed when loaded and taking a current of 50 ampere if the armature reaction weakens the field by 3%। अच्छा, नो लोड पर 5 एम्पियर करंट ले रही है। ठीक है, चलिए यहां पर करंट कितनी जा रही होगी 250 डिवाइडेड बाई 250, 1 एम्पियर करंट यहां जा रही है। तो अगर ये 5 एम्पियर करंट ले रही है तो यहां पर कितनी करंट जा रही होगी 4 एम्पियर। तो नो लोड पर जो ईएमएफ की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 250 माइनस 4 इंटू 0.2, तो कितना निकला 250 माइनस 0.8,
तो 249.2 वोल्ट, ये नो लोड पर है। जब फुल लोड पर 50 एम्पियर ले रही है तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर 50 ले रही होगी तो एक तो वहीं जाएगी, तो बची कितनी 49 इधर जा रही होगी, तो फुल लोड पर ठीक, फुल लोड पर EB2 क्या हो जाएगा 250 माइनस 49 इंटू 0.2, कितना मिला 240.2 वोल्ट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे नो लोड हो चाहे फुल लोड हो, फील्ड करंट तो कांस्टेंट है क्योंकि यहां का वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण फील्ड क्या हो रही है, वीक हो रही है। ये क्यों दिया गया, ये इस वजह से दिया गया क्योंकि जब आप ईएमएफ और स्पीड का रिलेशन देखते हैं तो फाई इंटू एन होता है। तो जब आप EB1 इज इक्वल टू φ1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई EB2 और ये φ2 लिखेंगे, तो φ1 में क्या रिलेशन है कि φ2 3% φ1 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि φ2 इज इक्वल टू 0.97 ऑफ φ1, 3% कम है ना, तो 97% तो है ही है। यहां पर वैल्यू रख दीजिए। नो लोड पर स्पीड कितनी है 1000 RPM, तो EB1 कितना है 249.2, EB2 कितना है 240.2 इज इक्वल टू φ1 इंटू N1 की वैल्यू कितनी है 1000, φ2 कितना है 0.97 φ1 इंटू N2 की वैल्यू आपको चाहिए, φ1 से φ1 कैंसिल, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 इंटू 240.2 डिवाइडेड बाई 249.2 इंटू 0.97, कितना मिला 1000 इंटू 240.2 डिवाइडेड बाई 249.2 इंटू 0.97, N2 की वैल्यू आ जाएगी 993.7 RPM। देखिए यही है 993, हाँ जी 0.69 आ रहा है, खैर तो 0.7 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आंसर में 0.69 नहीं आ रहा, हमने 0.7 कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। सारा कुछ बहुत ही आसान है, लेकिन तभी तक जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। केवीएल ही लगना है डीसी में, और कुछ नहीं लगेगा, और दो ही फार्मूले, एक बैक ईएमएफ के, ये जनरेटेड ईएमएफ के, और दूसरा टॉर्क का। नेक्स्ट देखते हैं, द शंट जनरेटर डिलीवर्स 50 किलोवाट एट 250 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जनरेटर है, जनरेटर है 250 वोल्ट दे रहा है, 50 किलोवाट, मतलब अगर यहां से मैं करंट निकालूं तो करंट क्या निकलेगी IL 50 किलोवाट डिवाइडेड बाई 250, तो IL निकलेगी 200 एम्पियर। रनिंग एट 400 RPM, ये रन कर रहा है किस पर 400 RPM पर। द आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंसेज आर, फील्ड रेजिस्टेंस है 50 ओम और आर्मेचर कितना है 0.02 ओम। अगर ये 50 है तो यहां पर करंट कितनी जा रही होगी 250 डिवाइडेड बाई 50, तो कितना हो गया 5 एम्पियर। यहां से करंट आ रही है, बाहर निकल रही 200 एम्पियर, तो यहां पर करंट कितनी जा रही होगी IAG 200 प्लस 5, 205 एम्पियर। ठीक, आगे क्या कह रहा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मशीन व्हेन रनिंग एज ए शंट मोटर एंड टेकिंग 50 किलोवाट इनपुट एट 250 वोल्ट, अलाउ 1 वोल्ट पर ब्रश फॉर कॉन्टेक्ट ड्रॉप।
अब एक मशीन में मिनिमम 2 ब्रश होंगे ही होंगे, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 से ज़्यादा भी ब्रश हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लैप वाइंडिंग में आपने पढ़ा था कि A इज इक्वल टू P, ब्रशेज की संख्या नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पर डिपेंड करती है। अगर वेव वाइंडिंग है तो 2 ब्रश होंगे, लैप वाइंडिंग है तो उतने ब्रश होंगे जितने पोल हैं, ये जितने पैरेलल पाथ हैं। अब अगर इवन सारा कुछ इवन ही होता है तो पता है पोल, तो आपको क्या है, अगर 4 ब्रश हो गए 8 ब्रश हो गए तो आपको क्या करना है, ब्रश में भी प्लस माइनस होगा, तो सारे प्लस एक तरफ एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे और सारे माइनस एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। लास्ट में आपके 2 ही टर्मिनल बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो आप ब्रश से घबराइएगा मत। जब हमें कुछ नहीं गिवन है तो हम 2 ब्रश ही मानकर चलेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर मैं केवीएल इक्वेशन लगाऊंगा तो मैं ईजी की वैल्यू क्या लिखूंगा, जनरेटेड ईएमएफ 250 प्लस आईए कितना है 205 इंटू आर ए कितना है 0.02 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि 2 वोल्टेज 2 ब्रश भी हैं, तो 2 इंटू एक ब्रश के क्रॉस कितना वोल्टेज है 1, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा 1 वोल्ट। तो आपको यहां से जनरेटेड ईएमएफ मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 250 प्लस 205 इंटू 0.02 प्लस 2, 256.1 वोल्ट। अगर ये मशीन जनरेटर की तरह काम कर रही है तो यहाँ पर जो जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा 256.1 वोल्ट जनरेट होगा। अब आगे देखिए, हमें स्पीड निकालनी है। ये इतना वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो किस आरपीएम पर घूम रहा है 400 आरपीएम पर। अब अगर यही मोटर बन गया, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसी को मोटर बना दूं, ये मोटर है तो 250 वोल्ट, यहां पर 200 बाहर निकल रही थी तो 200 अंदर जाएगी, 5 एम्पियर यहां पर इधर चली गई, तो यहां पर कितनी जाएगी, यहां पर जाएगी 195। जब 195 जाएगी तो मोटर का बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा 250 माइनस 195 इंटू 0.02 आई इंटू आर ए माइनस ब्रश के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो ये कितना हो गया 250 माइनस 195 इंटू 0.02 माइनस 2, 244.1 वोल्ट। ठीक, पावर सेम है चाहे मोटर हो। अब मोटर के केस में उतनी ही पावर लेगी, इसी वजह से ये करंट मैंने सेम रखा, अलग से निकाला नहीं। वोल्टेज भी इनका सेम है, हमें स्पीड निकालनी है जब ये मोटर के रूप में काम करे। संट में 5 एम्पियर 5 एम्पियर सेम है तो फ्लक्स सेम रखिएगा, तो ई बी सॉरी ई जी बाई ई बी इज इक्वल टू एन जी बाई एन एम, क्योंकि फ्लक्स तो कांस्टेंट है, संट है। हमें एन एम निकालना है, तो एन एम क्या निकलेगा एन जी बाई ई बी डिवाइडेड बाई ई जी, कितना निकला 400 इंटू ई बी की वैल्यू 244.1 डिवाइडेड बाई 256.1, देखिए कितनी स्पीड निकली 400 इंटू 244.1 डिवाइडेड बाई 256.1, 381.26 आरपीएम। देखिए इतना ही आ रहा है 381, ये देखिए 381 381.3 आरपीएम आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो तो बताइए। चलिए आगे क्या कह रहा, ए 4 पोल 250 वोल्ट वेव कनेक्टेड संट मोटर, वेव है ये ध्यान रखिएगा। वेव कनेक्टेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2,
शंट मोटर गिव्स 10 किलोवाट व्हेन रनिंग एट 1000 आरपीएम। वो मोटर है, मोटर कैसे दे सकती है, चलो आगे देखते हैं। एंड ड्राइंग आर्मेचर करंट, हाँ ये गिव्स नहीं टेक्स होगा, ठीक है मोटर है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ड्राइंग आर्मेचर एंड फील्ड करंट्स ऑफ 60 एम्पियर एंड 1 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। चलिए मोटर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिगर बनाने से क्या होता है कि थोड़ा चीजें स्मूथली समझ में आती हैं, ठीक है। 250 वोल्ट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, 1000 आरपीएम पर है 10 किलोवाट। आर्मेचर एंड फील्ड करंट, आर्मेचर करंट है 60 एम्पियर और फील्ड करंट है इसकी 1 एम्पियर। अगर ये 1 एम्पियर है तो फील्ड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 250 ओम। रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, तो 250 ओम इसका आ जाएगा। आगे क्या कह रहा, इट हैज 560 कंडक्टर्स, ठीक है। इट्स आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम है। एक ब्रश के क्रॉस आपको एक वोल्टेज का ड्रॉप लेना है, ये आप भूलिएगा मत। अगर नहीं दिया है तब आप जीरो मानेंगे, लेकिन दिया है तो 1 वोल्ट ले रहे हैं। डिटरमाइन, हमें क्या डिटरमाइन करना, टोटल टॉर्क, यूजफुल फ्लक्स, रोटेशनल लॉसेज एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क हमें निकालना है। तो टोटल टॉर्क निकालने से पहले स्पीड निकालते हैं या पावर निकालते हैं, ठीक। स्पीड तो गिवन ही है, शायद 1000 आरपीएम पर घूम रहा है, ठीक है, स्पीड गिवन है। तो हमें पहले क्या निकालना है, पावर। तो यहां से ईबी की वैल्यू निकाल लीजिए, 250 माइनस 60 इंटू 0.2 आई ए आर ए माइनस 2 ब्रश हैं और एक ब्रश के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, 1 वोल्ट। तो यहां से ईबी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 250 माइनस 60 इंटू 2, 60 इंटू 0.2 माइनस 2, तो आ जाएगा 236 वोल्ट, ठीक है। ये हुआ आपका ठीक है 236 वोल्ट। अब हमारे पास यहां पर पावर कितनी जनरेट हुई, ईबी इंटू आई ए, यही तो है ना जो यहां पर पावर जनरेट होगी। ईबी क्या है 236 इंटू आई ए कितना है 60, तो ये कितना हो गया 14160 वाट, ये पावर है, ठीक। अब ये पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टार्क इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है 2 पाई n/60, जहां पर n क्या है स्पीड इन आरपीएम, आरपीएम में है तब कैपिटल एन लिखेगा। अगर n/60 मतलब स्पीड इन आरपीएस दिया है तो n/60 की वैल्यू दी गई होगी, उसको लिखते हैं स्मॉल एन एस। स्मॉल एन एस का मतलब आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड। यहां से टॉर्क की वैल्यू निकाल लीजिए, वो क्या मिलेगा 14160 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और स्पीड दी है शायद 1000 आरपीएम, देख लीजिए शायद यही दिया गया है, हाँ, व्हेन रनिंग एट 1000 आरपीएम। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, टॉर्क क्या मिला 14160 इंटू 60 डिवाइडेड बाई
2000 इंटू 5 आपको मिल गया 135.22 न्यूटन मीटर, एन कैपिटल से और एम स्मॉल से। ये आपका टोटल टॉर्क है, टोटल टॉर्क। अब मैंने आपको बताया था कि मशीन के अंदर जो भी टोटल टॉर्क डेवलप होता है वो पूरा का पूरा लोड में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेज होंगी। तो यूजफुल कितना है? यूजफुल आपको दिया है क्या? 1000 किलोवाट, वो 10 किलोवाट पावर डेवलप कर रहा है, 10 किलोवाट पावर। तो वहां से यूजफुल टार्क मिल जाएगा। तो टॉर्क यूजफुल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर की जगह 10 किलोवाट रख दीजिए, बाकी सब कुछ वही रखिए। तो आपको क्या मिला? $95.49 न्यूटन मीटर। ये आपका यूजफुल टार्क है। यूजफुल का मतलब जो आपके मशीन के बाहर जा रहा है, जिस पर आपका लोड चल रहा है। मशीन के अंदर जो डेवलप हुआ वही पूरा बाहर नहीं मिलेगा। इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? लॉसेज में चला जाएगा। अब आगे क्या कह रहा? ये तो दो हमने निकाल लिया, फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए यही आया। आगे क्या कह रहा? यूजफुल फ्लक्स पर पोल। अब यूजफुल फ्लक्स पर पोल कैसे निकालते हैं? फ्लक्स कहाँ आ रहा है, किस जगह पर आ रहा है? यूजफुल फ्लक्स पर पोल आ रहा है ईएमएफ के इक्वेशन में या टॉर्क के इक्वेशन में। तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या है? EB इज इक्वल टू 5PNZ बाई 60A। क्या क्या गिवन है? कुछ गिवन है? 4 पोल वेव कनेक्टेड, कंडक्टर दिया है 560, तो जेड की वैल्यू है 560, पी की वैल्यू है 4, स्पीड दी है 1000 और वेव कनेक्टेड है तो ए की वैल्यू दी गई है 2। तो यहां से फ्लक्स निकाल लीजिए। ईबी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 236 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 1000 इंटू 560। तो आपको यहां से फ्लक्स मिल जाएगा। कितना मिला? 236 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 1000 इंटू 560। तो आपको मिल जाएगा 0.0126 वेबर, डब्लू कैपिटल से बी स्मॉल से। ये आपका फ्लक्स मिल गया, यही है। आगे क्या कर रहा? रोटेशनल लॉसेज। रोटेशनल लॉसेज निकालने से पहले यहां पर क्या क्या लॉसेज हो सकती हैं जो हमें पता है, वो है कॉपर लॉसेज। वो क्या है? कॉपर लॉसेज। तो पहले कॉपर लॉसेज निकाल लीजिए। कॉपर लॉसेज, कॉपर लॉसेज क्या हो गई? यहां पर कितनी कॉपर लॉसेज हो गई? I²R। और यहां पर कितनी हो गई? हाँ, IA²RA। ठीक, तो ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर इंटू 250 प्लस 60 का स्क्वायर इंटू 0.2। ये कितना हो गया? 250 प्लस 3600 इंटू 0.2।
तो 250 प्लस 3600 इंटू 0.2 970 वाट। ठीक, 970 वाट आ गई कॉपर लॉसेस। फील्ड आर्मेचर, ठीक है, 970 वाट। अब क्या हुआ, पावर वेस्टेड इन ब्रश, तो ब्रश के वोल्टेज ड्रॉप इनटू ब्रश के क्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है, आईए। तो ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप है 1 वोल्ट और आईए कितनी फ्लो हो रही है, 60। तो 60 वाट ब्रश के क्रॉस डेवलप वेस्ट हुआ। ठीक है, और कितने ब्रश हैं ऐसे, 2। तो ये कितना हुआ, 120 वाट। तो ये कितना हमें, कितना पावर वेस्ट हुआ, पावर वेस्टेड या पावर लॉस कहिए, वो कितना हो गया, 970 प्लस 120, ये कितना हो गया, 1090 वाट। अब हमारे पास टोटल कितनी पावर डेवलप हो रही थी, वो हो रही थी ईबी इंटू आईए, जिसको आप कहते थे पावर डेवलप्ड इन मोटर। वो कितना था, 236 इंटू 60, ये कितना हो गया, 236 इंटू 60, 14160 वाट। अब हमारे पास जो भी पावर डेवलप हुई वो आउटपुट पावर प्लस ये जो पावर लॉस, कहां पर, कॉपर में, आयरन मतलब कॉपर लॉस और ब्रश के क्रॉस, ये पावर लॉस में दो चीजें सम हैं, कॉपर प्लस पावर लॉस एट ब्रश, ये इनका सम है। ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड है, प्लस रोटेशनल लॉसेज। ठीक है, तो यहां से रोटेशनल लॉसेज क्या हो जाएंगी, 14160 माइनस आउटपुट कितना है, 10 किलोवाट, मतलब 10,000, माइनस टोटल कॉपर लॉस कितनी निकली, ब्रश के क्रॉस और सब कुछ 1090, इसको घटा दीजिए, माइनस 10,000 माइनस 1090, ये आपको मिल जाएगी 3070 वाट। ठीक, कुछ गड़बड़ है क्या,
रोटेशनल लॉसेज का ये डाटा गलत आ रहा है, 14160 तो हो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो टोटल पावर ही डेवलप हो रही है। ठीक है, इफिशियंसी देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है कहानी। हैंग कर गया। इफिशियंसी क्या हो जाएगी? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितनी है? 10 किलोवाट। और इनपुट जो डेवलप हुई वो कितनी है? 14160 इंटू 100। देखिए, $70.62 आ रहा है। आउटपुट पावर प्लस लॉसेज। 1 मिनट, जरा मैं डाटा चेक कर लूं, उसके बाद देखता हूं क्या है। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गलती है। गलती ये है कि जब भी आप मशीन के आर्मेचर की बात करेंगे तो आपको कॉपर लॉस आर्मेचर का केवल चाहिए, फील्ड का नहीं। तो इस वजह से यहां से फील्ड का हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 720 वाट कॉपर लॉस इन आर्मेचर। पावर वेस्टेड इन ब्रश 120 हो गया। तो हमारे पास जो मोटर का फिगर कहाँ है, ये पहली बात तो ये रोटेशनल लॉसेज इतनी नहीं होगी, ये डाटा आप सही कर लीजिए। ये है दोनों का डिफरेंस 4160 वाट। रोटेशनल लॉसेज क्या हो जाएंगी? पावर डेवलप्ड माइनस पावर आउटपुट। पावर डेवलप्ड कितनी थी? 14160
और आउटपुट कितनी थी 10 किलोवाट, तो आपकी 4160 वाट ये आपकी रोटेशनल लॉसेज हो जाएंगी। इफिशियंसी में आपको ये ध्यान में रखना है कि इफिशियंसी क्या है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब इनपुट पावर है क्या वो देखिए, हाँ जी, अब इनपुट पावर है क्या आपको वो देखना है। आउटपुट पावर तो आपको समझ में आ गया कि 10 किलोवाट है, लेकिन इनपुट पावर क्या है, इनपुट पावर में देखिए अगर मैं फिगर में देखूं तो यहां से 60 अंदर आ रही है और इधर 1, तो यहां से कितनी करंट जा रही है 61, तो इनपुट पावर कितना हो गया 250 इंटू 61। यहां पर इनपुट पावर कितनी हो जाएगी 250 इंटू 61, कितना हुआ इंटू 100। तो आ जाएगा 65.57%। ये आपकी इफिशियंसी हो। आपसे सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल लॉसेज में गलती होती, रोटेशनल लॉसेज आपको क्या करना है, जो डेवलप हुआ और जो आउटपुट में मिला दोनों को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो सही तरीका ये है कि आपकी टोटल जो डेवलप है 14160, वो मतलब टोटल इनपुट, रोटेशनल लॉसेज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉस माइनस पावर लॉस इन ब्रश। क्या देखिए इससे भी सेम ही आ रहा, मैं एक बार निकाल करके देखता हूं 250 इंटू 61 15250 माइनस कॉपर लॉस कितना था 720 माइनस 120। नहीं इससे नहीं आएगा, इससे गलत आंसर आ रहा, ठीक है वही कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट, आज लगता है पूरा हो नहीं पाएगा, ठीक है अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ए 460 वोल्ट सीरीज मोटर रन एट 500 आरपीएम, 460 वोल्ट है सीरीज मोटर का और वो 500 आरपीएम पर रन कर रही है, टेकिंग ए करंट ऑफ 40 एम्पियर, वो 40 एम्पियर करंट ले रही है सप्लाई से। कैलकुलेट द स्पीड एंड परसेंटेज चेंज इन टॉर्क इफ द लोड इज रिड्यूस्ड सो दैट मोटर इज टेकिंग, अच्छा हमें स्पीड कितना रिड्यूस हो गया और टार्क कितना रिड्यूस हो गया ये बताना है। कब, जब मोटर में हमने लोड को कम करके 30 एम्पियर करंट वो ले रही है, पहले 40 ले रही थी मतलब जो ज़्यादा लोड था। द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर एंड फील्ड सर्किट इज 0.8 ओम, ठीक है। स्पीड निकालना इसका मतलब क्या है, पहले हमें बैक ईएमएफ निकालना है, तो बैक ईएमएफ 1 के केस में क्या होगा 460 वोल्ट माइनस ब्रश के क्लास तो कुछ नहीं है
40 एम्पियर करंट ले रही है और आर्मेचर और फील्ड का रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.8, तो कितना है 460 माइनस 40 इंटू 0.8, 428 वोल्ट। इस समय स्पीड कितनी है 500 आरपीएम। जब मोटर 30 एम्पियर करंट लेगी तो EB2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 460 माइनस 30 इंटू 0.8, ये कितना हो गया 436 वोल्ट। अब हमें इस समय स्पीड निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। EB1 बाई EB2। अब ध्यान से देखिएगा, सीरीज मोटर है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन। फाई डिपेंड करता है सीरीज करंट पर, और सीरीज करंट सीरीज में क्या होती है आर्मेचर करंट के बराबर ही होती है, तो इज इक्वल टू फाई वन N1 फाई टू N2। फाई वन कितना है जो आपका प्रोपोर्शनल टू करंट है, ये 40 एम्पियर। फाई टू कितना है 30 एम्पियर। एम्पियर के प्रोपोर्शनल है, इस वजह से एम्पियर लिखे हैं, ठीक है। या ये कहिए I1 N1, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी EB2 436 इंटू 40 इंटू 500 डिवाइड बाई 30 इंटू 428, कितना हो गया 436 इंटू 40 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 428, 679.13 आरपीएम। देखिए, तो मैंने बताया था कि लोड कम होने पर डीसी सीरीज मोटर की स्पीड क्या होगी बढ़ेगी। देखिए लोड कम किया उन्होंने, 40 से 30 कर दिया, तो पहले 500 अगर स्पीड थी तो 500 से कितनी स्पीड हो गई 679, 680 के आसपास। कितनी कम होगी ये डायरेक्ट नहीं कह सकते, बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। आगे क्या कह रहा है, परसेंटेज चेंज इन टॉर्क। टॉर्क क्या होता है पाई आई ए, सीरीज के केस में पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, इसका मतलब टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, मतलब टाउ वन बाई टाउ टू इज इक्वल टू IA1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई IA2 का स्क्वायर। तो ये कितना था 40 और ये था 30, मतलब 16/9। परसेंटेज चेंज इन टॉर्क क्या हो जाएगा टाउ वन माइनस टाउ टू, यही तो हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई टाउ वन। तो ये कितना हो जाएगा 7/16, यही होगा ना, निकाल कर देख लीजिए। तो 7/16 इंटू 100, टाउ वन इज इक्वल टू 16/9 टाउ टू, यहाँ पर रख दीजिएगा, यही आ जाएगा, तो आ जाएगा 43.75%। टार्क क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, आर्मेचर करंट अगर कम हो गई तो टार्क भी क्या हो जाएगा कम, ठीक। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसके पिछले वाला क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करके देखिएगा, मैं भी सॉल्व करूंगा। अगर फिर भी कोई गड़बड़ है तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।